dear students, today we will discuss the humanistic existential model. Okay, in the previous section we have discussed psychodynamic model and cognitive model also, and behavior model. So humanistic existential model it's a very popular and important model which focuses on broader aspects of human existence. ये किस पर फोकस करता है? आपका जो ब्रॉड एस्पेक्ट है किस चीज़ का? ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि ह्यूमन क्यों एग्जिस्ट करता है, उसके एग्जिस्टेंस के पीछे पर्पस क्या है, ये उस पर फोकस करता है. कौन? ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल. ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विद अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव. अब आपके जो ह्यूमनिस्ट हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो किस टेंडेंसी को लेकर बॉर्न करते हैं? आपकी नेचुरल टेंडेंसी. और वो नेचुरल टेंडेंसी क्या है आपकी? लाइक फ्रेंडली होना, कोऑपरेटिव होना और कंस्ट्रक्टिव होना. ये जो चीज़ें हैं ये हर पर्सन के अंदर होती हैं जब वो जन्म लेता है. एंड आर ड्राइवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज. और आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो फीलिंग होती है वो भी हर पर्सन के अंदर होती है. ओके, टू फुलफिल दिस पोटेंशियल फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ. और ये चीज़ किसके लिए हमें फोर्स करती है? ये जो ड्राइव है हमारा, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, वो किस चीज़ के लिए फोर्स करता है हमें? टू फुलफिल दिस पोटेंशियल फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ. एक अच्छाई के लिए और ग्रोथ के लिए. अगर किसी भी पर्सन का जन्म जब होता है तो अगर वो ग्रोथ ही नहीं करे, ग्रोथ करने का मतलब है मेंटली ग्रोथ करना, फिजिकली ग्रोथ करना या फाइनेंशियली ग्रोथ करना. तो अगर वो ग्रोथ ही ना करे, गुडनेस उसकी पर्सनालिटी का पार्ट ना हो, तो क्या वो ह्यूमन बीइंग सही तरीके से ह्यूमन बीइंग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा. तो ये जो ह्यूमनिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं कि हर पर्सन के अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, और वो नेचुरल टेंडेंसी होती है फ्रेंडली होने की, कोऑपरेटिव होने की और कंस्ट्रक्टिव होने की. लेकिन वहाँ पर क्या है कि उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है. ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ हमें जन्मजात मिली है लेकिन हमने उसको डेवलप ही नहीं करा, तो फिर उसका कोई यूज़ ही नहीं है. ठीक है. एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव दैट फ्रॉम बर्थ वी हैव टोटल फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस और टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब यहाँ पर जो हमारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं, देखिए ह्यूमनिस्टिक ने क्या कहा कि हर पर्सन नेचुरल टेंडेंसी के साथ बॉर्न होता है, फ्रेंडली, कोऑपरेटिव और कंस्ट्रक्टिव. ये गुण होते हैं जब कोई भी पर्सन जन्म लेता है. अब जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो उसके बाद हमें टोटल फ्रीडम होती है किस चीज़ के लिए? कि हम अपनी लाइफ को कुछ मीनिंग दें. अगर हमने जन्म लिया है एज ए ह्यूमन बीइंग तो उसका कुछ पर्पस होना चाहिए. और या फिर हम क्या करें, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ह्यूमन बीइंग उसको अवॉइड कर दें. ठीक है. तो ये किस पर होता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है. दोज हु शेयर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड लिव एम्पटी इन ऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइफ्स. अब ऐसे लोग जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं. वो किस लिए उन्होंने यहाँ पर इस दुनिया में जन्म लिया है, उनका कोई पर्पस ही नहीं है, एम्प्टी लाइफ जी रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, सिर्फ खाना, सोना और अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें, ज़रूरतें उनको पूरी करना. लेकिन उनके लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है. मीनिंगफुल वे में अपनी लाइफ को जो लोग स्पेंड नहीं करते वो लोग क्या कर पाते हैं? उनकी जो बिहेवियर होता है वो कैसा हो जाता है? आपका एबनॉर्मल बिहेवियर. देखिए स्टूडेंट्स, आपने 11th क्लास में मैस्लो की हायरार्की पढ़ी थी जिसमें उन्होंने बताया था 5 टाइप्स ऑफ नीड्स इन अ ह्यूमन लाइफ. एंड वो 1 बाय 1 उन नीड्स को अचीव करने की कोशिश करता है. ओके. और एट लास्ट वो कहाँ पर पहुँचता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर. और वहाँ पर पहुँचकर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, अब मैंने वो अचीव कर लिया जो मुझे लाइफ में अचीव करना है. सो इनहेरेंटली ये गुड सबके अंदर होता है. सब बहुत मोटिवेट होते हैं, सबके अंदर ये गुड वाली फीलिंग होती है. एंड एवरी पर्सन हैज़ फ्री विल और फ्रीडम. मीन्स सभी को अपना पर्पस ऑफ लाइफ सेट करने की फ्री विल और फ्रीडम होती है.
कि उनका नेक्स्ट स्टेप या एक्शन उनके गोल को ख़राब करने के लिए होगा या अचीव करने के लिए होगा, ये हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, आज आप अपनी लाइफ के लिए जो भी एक्शन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शन कर रहे हैं, इस समय क्या है, आपका बोर्ड है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड के लिए या नहीं कर रहे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है 1 मंथ रह जाएगा, उससे पहले कर लेंगे, पढ़ाई हो जाएगा सब। तो वो जो अब का स्टेप है, आपका प्रेजेंट टाइम का जो स्टेप है, वो आगे जो आपकी आने वाली लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट डालेगा। अगर आप अच्छे से सब कुछ करते हैं, मैनेज करके चलते हैं अपने टाइम टेबल को, तो आपका बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आपने जो नॉलेज गेन की है यहाँ 12th लेवल पर, वो आगे आपके काम आएगी। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन बेटा कभी भी वेस्ट नहीं जाती। एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन अगर आपके पास एक एजुकेशन है तो आप सर्वाइव कर जाओगे इस वर्ल्ड में। लेकिन अगर आपने जो है सब कुछ है आपके पास लेकिन एजुकेशन नहीं है, मीनिंग ऑफ लाइफ नहीं है आपके, कुछ बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, तो सब कुछ बेकार है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेप आप अपनी लाइफ के लिए ले रहे हैं वो क्या है, या तो आपका जो गोल है उसको अचीव करा देगा। अगर आपने गलत स्टेप लिया, गलत एक्शन लिया, तो वो क्या करेगा, आपके गोल को ख़त्म कर देगा। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोग पर्पस ऑफ लाइफ सेट ही नहीं करते या फाइनलाइज ही नहीं करते। उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके एक्शन से उनकी जो आगे लाइफ जा रही है या फिर जो स्पॉइल हो रही है उसका क्या रिज़ल्ट होगा। उनको क्या है, सिर्फ अपना जो प्रेजेंट टाइम है सिर्फ उसको देखना और उसके बेस पर अपनी लाइफ को स्पेंड करना। वो लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जो प्रेजेंट टाइम में वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, अपनी लाइफ को मीनिंग नहीं दे रहे, उससे आगे जाके क्या होगी, उनकी जो लाइफ होगी ख़राब हो जाएगी और वो एक वर्स्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, आप एक जर्नी पर निकल जाएं लेकिन आपको डेस्टिनेशन का ही नहीं पता हो कि आपको जाना कहाँ है, तो क्या होगा, आप इधर उधर घूमोगे, टाइम वेस्ट करोगे, फ्यूल वेस्ट करोगे और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर क्या करोगे, वापस लौट आओगे। अब क्या हुआ, वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका कोई डेस्टिनेशन आपको नहीं मिला, तो आप क्या होगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है कि अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अवॉइड कर रहे हैं, बिना पर्पस के अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो ये क्या है कि हम अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, बस यूं ही टाइम पास करके। तो उससे क्या होगा कि जब हमारा माइंड खाली रहेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, आपके इरेशनल थॉट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होंगे, डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही है कि जब हमारे इरेशनल बिलीव्स और इरेशनल थॉट्स हमारे माइंड पर हावी हो जाते हैं तो डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं। सो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहते हैं या फिर अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसे लोगों के साथ होती है जो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल या पर्पसफुल नहीं बनाते। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब वो अपने आसपास के लोगों को वेल सेटल देखते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड इन द एंड दे बिकम प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी। अब आप खुद ही देखिए, अगर इस समय आपने अपना जो 12th है वो बेकार कर लिया, अब उसके बाद ग्रेजुएशन आपने किसी बेकार कॉलेज में एडमिशन मिला आपको, आपने वहाँ पर भी कुछ अच्छा नहीं किया, उसके बाद आफ्टर 5 और 6 ईयर्स जिन बच्चों ने, आपके साथ वाले बच्चों ने जिन्होंने हार्ड वर्क किया था, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बच्चे वेल सेटल्ड आपको दिखाई देंगे। जब आप कभी उनसे मिलेंगे 6 और 7 ईयर्स बाद, तो वेल सेटल्ड होंगे और आपका क्या होगा, आपकी लाइफ बिना किसी पर्पस के ऐसी बीत रही होगी। तो वहाँ पे क्या है कि जब हम अपने साथ के लोगों को वेल सेटल्ड देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग हमारे अंदर जनरेट होती है। लेकिन फॉल्ट किसका था यहाँ पर, हमारा खुद का फॉल्ट था कि हमने अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया, अपने गोल पर फोकस नहीं किया, अपने पर्पस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो आपका ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल है वो किस चीज़ पर फोकस करता है कि ह्यूमन बीइंग्स का एक उसके एग्जिस्ट करने का एक पर्पस होना चाहिए। अगर वो पर्पस उसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, राइट मैनर में अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करेगा, और वही राइट मैनर में लाइफ को स्पेंड ना करना ही उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी जनरेट करेगा। द नेक्स्ट मॉडल इज सोशियो कल्चरल मॉडल।
In addition to the biological and psychosocial factors, socio-cultural factors such as war and violence, group prejudice and discrimination, economic and employment problems, and rapid social changes put stress on most of us and can also lead to psychological problems in some individuals. According to the socio-cultural model, abnormal behavior is best understood in light of the social and cultural forces that influence an individual. देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में या फिर सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में ऐसे फैक्टर्स होते हैं, लाइक आपका वार हो गया, वायलेंस हो गई, ग्रुप प्रिजुडिस हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया. इनकी वजह से भी क्या होता है, आपके ऊपर जो सोशल प्रेशर्स होते हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं और पर्सन के अंदर एबनॉर्मलिटी जनरेट हो जाती है. अब इसको देखिए एज वॉर में कई बार क्या होता है कि हम किसी अपने जो हमारा नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, हम उसको खो देते हैं. तो वो क्या करता है, पूरी लाइफ के लिए हमारे लिए ट्रॉमेटिक इवेंट बन जाती है. ट्रॉमेटिक इवेंट क्या करती है, हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हल्का भी ला सकती है लेकिन ले आती है. ठीक है. उसी तरह से वायलेंस हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर वायलेंस हम फेस कर रहे हैं तो वो भी क्या जनरेट करती है हमारे अंदर, एबनॉर्मेलिटी. ग्रुप प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, लड़का लड़की के उसमें भेद किया जाता है. तो वहाँ पर क्या है, या फिर किसी एक कास्ट को लेकर अलग तरह की मान्यताएं होती है कि नीची कास्ट है, अपर कास्ट है. तो वहाँ पर भी क्या है, वो डिस्क्रिमिनेशन प्रिजुडिस क्या जनरेट करता है, पर्सन के अंदर एबनॉर्मेलिटी जनरेट कर देता है. इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, कई बार क्या होता है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी हो जाती हैं. वो भी अगर किसी पर्सन के पास रोज़गार नहीं है, ठीक है, लाइवलीहुड कहाँ से वो अर्न करे, तो वो भी क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वो वर्स्ट है, जिसकी वजह से भी वो क्या होगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाएगा. और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते के साथ ही एबनॉर्मल बिहेवियर कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी से शो होने लगता है. अब ये जो आपका सोशियो कल्चरल मॉडल है वो ये कह रहा है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, और कुछ बिलीव्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं किसी भी पर्सन को. और वो अगर प्रेशराइज ज़्यादा हो जाता है पर्सन, तो वो क्या होता है, उसके अंदर एबनॉर्मल बिहेवियर जनरेट करता है. Abnormal behavior is best understood in light of the social and cultural forces that influence an individual. अगर हम ये चाहते हैं कि abnormal behavior को अच्छे से समझा जाए तो उसका जो social और cultural background है तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है. As behavior is shaped by societal forces, factors such as family structure and communication, social network, societal condition and societal labels and roles become more important. देखिए, अब बात आती है यहाँ पर आपका जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली फॉल्टी फैमिली स्ट्रक्चर है किसी का, तो वहाँ पर भी क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ें जनरेट करेगा, प्रॉब्लम्स जनरेट करेगा उस पर्सन की लाइफ में. अगर किसी की फैमिली जो पैटर्न है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ के बंदों का, जो पर्सन वहाँ पे रह रहे हैं, जो मेंबर्स वहाँ पे रह रहे हैं, उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं होता. अगर होता भी है तो डिसबैलेंस होता है. तो वो क्या होता है कि ऐसे लोग जो इमोशनली क्या होते हैं, वीक होते हैं. इमोशनली वीक होने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ माइंड का, तो वो नेचुरल वे में जो है क्या करेंगे, एबनॉर्मेलिटी शो करेंगे अपने बिहेवियर के थ्रू. ठीक है. अब कई बार क्या होता है, जो सोशल नेटवर्क है वो भी हमारा कॉज बन जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का. जैसे कि टुडे वी सी दैट एवरीवन हैज़ 300 और मोर फ्रेंड्स ऑन एफबी और इंस्टा. ठीक है. बट रियल लाइफ में अगर हम देखें तो हम क्या होगा कि वो आस पड़ोस में उनके कौन रह रहा है उसके लिए भी अवेयर नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा है. तो आजकल क्या है कि लोग घरों घंटों घंटों क्या करते हैं, फ़ोन पर, कंप्यूटर पर तो निकाल देंगे, लेकिन अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए उनके पास टाइम नहीं होता. तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बंदा कब आइसोलेट हो जाता है उनको खुद नहीं पता चलता. अब हर पर्सन के कुछ सोशल रोल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको क्या करना होता है,
बिहेवियर करना होता है। तो अगर किसी रीज़न से उस रोल को आप पूरा नहीं कर पाते तो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जनरेट होने का मौका मिल जाता है। ओके।